हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं उपिंदर सिंह बुक सीरीज के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास, और उसमें आज का टॉपिक है मौर्यकालीन समाज। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने चर्चा की थी मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की, जिसमें हम लोगों ने सभी पहलुओं को, प्रशासन से संबंधित सभी पहलुओं को विस्तृत तौर पर देखने की कोशिश की थी, जिसमें आपके उपिंदर सिंह तो था ही, और साथ के साथ में अन्य अच्छी किताबों का कंपाइलेशन भी मैंने आप लोगों को करा करके दे दिया था, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की अन्य जगह से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसी तरीके से आज भी हम लोग चर्चा करेंगे मौर्यकालीन समाज के बारे में, यानी कि मौर्यकालीन समाज, जिसमें हम उन सभी पहलुओं को देखने की कोशिश करेंगे जो मौर्यकालीन समाज के संदर्भ में कौटिल्य ने, मेगास्थनीज ने या अशोक ने या अन्य समकालीन स्रोतों ने जानकारी दी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और आपको हम लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है कि इतिहास वैकल्पिक विषय 2026 का जो नया बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं, न्यू ईयर बैच, वो दोस्तों 7 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है इतिहास वैकल्पिक विषय का। तो इसमें अभी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि कल से, और इस बैच के थ्रू आप अपनी तैयारी को 2026 को टारगेट करते हुए कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो उद्देश्य है वो आप अच्छे से जानते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपर IAS बने, और IAS बनने के लिए कम से कम ऑप्शनल में आपको जो मार्क्स मिले वो 300 से ज्यादा हों, 300 प्लस मार्क्स हों। और ये 300 प्लस मार्क्स आपको इतिहास आसानी से दिला सकता है अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं तो, क्योंकि इसमें लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज तो रहेंगी, साथ के साथ में आपके डेली आंसर राइटिंग और मटेरियल, क्लास की PDF, ये सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और आपको कम से कम कंटेंट में बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवा दी जाएगी, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसमें एक चीज जो ध्यान रखिएगा वो ये है कि MK लाइव कोड के माध्यम से आपका जो फीस डिस्काउंट है वो 14,999 रुपए में हो जाएगा। तो जितना जल्दी कीजिए उतना बेटर रहेगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, और किसी तरह की कोई भी डाउट हो तो मेरा आपके पास टेलीग्राम, मेल ID वगैरह सब कुछ है ही, तो आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य में स्रोत, राजनीतिक विकास, ये हम कर चुके हैं। विशेषताओं में हम लोगों ने इसमें प्रशासन के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, आज हम बात कर रहे हैं समाज के बारे में। समाज, और समाज के संदर्भ में आप लोग अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते तो जान लीजिए। समाज के अंदर आपको कई महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से सारी चीजों को समझ सकें। देखिए, समाज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उस समय के समाज का स्वरूप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यह आज भी पूछा जाए तो आज भी आपको उसी अकॉर्डिंग आपको तैयार करना चाहिए कि भाई आज का समाज का स्वरूप कैसा है, रूढ़िवादी है, परंपरागत है, प्रगतिशील है, मातृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है, कैसा है, ये सारी चीजें। दूसरा, उसके बाद आती है आपकी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्ण व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, किस तरह की थी, ये सारी चीजें वो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है जाति प्रथा। जाति प्रथा थी या नहीं थी, किस तरह की थी। उसके बाद आती है महिलाओं की स्थिति। महिलाओं की स्थिति, देखिए किसी भी युग में हो गए, कंटेंट और सीक्वेंस आपका यही रहेगा। अंदर का सिर्फ कंटेंट थोड़ा बहुत बदलता है, बस बाकी सब कुछ यही रहेगा। उसके बाद आती है आपकी दास प्रथा, अगर थी या किसी ने कुछ भी बताया तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं आपके संस्कार, जो घर परिवार में संस्कार होते हैं, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार या शिक्षा संस्कार, इस तरह की कोई भी चीज। और दूसरा आपका खान पान, शिक्षा, खान पान, मनोरंजन इत्यादि। ये सारा का सारा एक सीक्वेंस है
और इतने पॉइंट में अगर अंदर के कंटेंट को आप लोग चार्ट बना करके याद कर लोगे तो कभी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना? तो इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने की कोशिश भी करते हैं और इसी में आप ध्यान रखिएगा, मौर्य काल आज पढ़ लोगे, कल को गुप्त काल पढ़ोगे तब समझ लीजिए गुप्त काल भी इसी सीक्वेंस में होगा, बस अंदर के कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, बाकी आधार तो वही रहता है। इवन मुगल काल में पहुंच जाओगे तब भी चीजें यही रहेंगी, इन्हीं को पढ़ोगे, बस अंदर का कंटेंट बदलेगा, सीक्वेंस और जो सिस्टम है वो यही रहेगा। बस ये तरीका क्या है, आपको आसानी से याद करने का तरीका है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ओके, तो इसको हम लोग बात करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति के संदर्भ में। ओके एवरीवन, तो मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में आपको बता दें कि पहली चीज कि इस समय के समाज के जो स्रोत हैं वो तीन मुख्य तौर पर स्रोत हैं। एक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा है मेगास्थनीज की इंडिका एवं अन्य आपके यूरोपीय या यूनानी लेखक, ठीक है ना, और तीसरा अशोक के अभिलेख। इन तीनों से ही हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिल सकती है। मोटा मोटा हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, समाज के स्वरूप की बात करें तो स्वरूप आपका इस पीरियड में ध्यान रखिएगा कैसा है, पितृसत्तात्मक है, इसमें बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है। पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान, क्योंकि महिलाओं की उतनी प्रधानता इस पीरियड में नहीं है, संभव नहीं थी, युद्ध का माहौल है, सारी चीजें हैं, ठीक है ना। काफी हद तक उपयोगितावादी समाज है, सॉरी, उपयोगितावादी प्रगतिशील समाज है, बहुत ज्यादा रूढ़िवादी नहीं है, थोड़ी बहुत है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। कैसे है वो मैं आपको चर्चा करूंगा इसमें कि उपयोगितावादी कैसे, प्रगतिशील कैसे है, क्योंकि इस पीरियड में नई नई चीजों को स्वीकार करने की लोगों में क्षमता है और सामर्थ्य है। और दूसरी बात सहिष्णु समाज है, सहिष्णु समाज यानी कि मिलजुल करके रहना पसंद करता है। कभी भी इस पीरियड में आपने ब्राह्मण, बौद्ध, जैन या अन्य संप्रदायों के बीच में लड़ाई झगड़े या संघर्ष नहीं देखे होंगे। कभी इतिहास में इस पीरियड में आपने कभी इसके संघर्ष को लेकर के आपने स्थिति नहीं देखी होगी। छोटी मोटी चीजें तो देखिए हर परिवार में होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं था, सहिष्णु समाज था, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये इसके स्वरूप के संदर्भ में है। अब आते हैं इसकी वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में, हम वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, कौटिल्य ने 4 वर्णों की चर्चा की है, 4 वर्णों की चर्चा की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे नीचे शूद्र को रखा गया है, ठीक है ना। और सबके अधिकार और कार्य सब कुछ निश्चित किए गए, सारी चीजें हुई। लेकिन कौटिल्य ने पहली बार बस यही याद रखना है, शूद्रों को कुछ अधिकार दिए हैं, शूद्रों को कुछ अधिकार दिए, पहली बार दिए हैं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने शूद्रों को आर्य कहा, यह किसी ने अभी तक नहीं कहा था। शूद्र को कौटिल्य ने क्या कहा? आर्य। दूसरा इनको कार्य दिया गया कि यह कृषि कर सकते हैं, ये व्यापार कर सकते हैं, ये शिल्प का कार्य कर सकते हैं, ये सैन्य कार्य भी कर सकते हैं, यानी कि अन्य
वर्णों की तरह ये सेना में भी शामिल हो सकते हैं। ये पहली बार कहने वाला कौटिल्य है जिन्होंने इनके बारे में सारी चीजें कही हैं। क्लियर हो गया। लेकिन यही वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में मैगस्थनीज क्या कहता है? मैगस्थनीज या अन्य यूनानी लेखक क्या कहते हैं? इन्होंने क्या कहा? तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, मैगस्थनीज ने जो कहा वो थोड़ा सा अलग है। मैगस्थनीज ने समाज को 7 जातियों में विभाजित किया है, में विभाजन किया है। ये रहा 7 जातियों में। दार्शनिक, किसान, अहीर या ग्वाले, कारीगर या शिल्पी, ठीक है ना, या कह सकते हैं सैनिक, निरीक्षक और सभासद। इस तरीके से 7 जातियों में उन्होंने कहा है। यानी कि नंबर 1 दार्शनिक, फिलोसोफोई कहा गया। इनको क्या नाम दिया गया? फिलोसोफोई। ये रहा, यानी कि वही फिलोसफर्स, फिलोसोफोई कहा गया। ठीक है। दूसरे हैं आपके किसान, कारीगर या शिल्पी, कारीगर या शिल्पी, अहीर या ग्वाले यानी कि पशुपालक, निरीक्षक, सैनिक और सभासद। हो गए 7। इस तरीके से इनको ये नाम दिए गए। लेकिन ये उसकी जो सोच है ये गलत है। इसने कर्म के आधार पर, उस समय जो व्यवसाय थे उसके आधार पर इनको विभाजित किया है। ध्यान रखना। यानी कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये गलत है, गलत है। क्योंकि भारत में 4 प्रकार के वर्ण पहले से चले आ रहे थे और आज भी चले आ रहा है। ठीक है ना। बल्कि मैगस्थनीज ने इसे, समझ लीजिएगा, कि व्यवसाय के आधार पर देखा। ठीक है ना। व्यवसाय के आधार पर इसको देखा था। और इसी तरीके का, ध्यान रखना, इसी प्रकार का विभाजन 7 वर्गों में किसने किया था? याद है आप लोगों को? इतिहास का पितामह कहलाता है हेरोडोटस। ठीक है ना। उसने भी इसी प्रकार से मिस्र के समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। इसी प्रकार विभाजन हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस ने किया मिस्र का समाज का। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसी से कहीं ना कहीं ये प्रभावित है। ठीक है ना। एक चीज ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, जो दार्शनिक हैं, इनको लेकर के मैं चर्चा और करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। इसी पीरियड में जो दार्शनिक जिनको कहा गया है, दार्शनिक को स्ट्रैबो ने 2 भागों में बांटा है, 2 वर्ग बताए किए हैं। बोले कौन कौन से? बोले कि एक तो है ब्राह्मण और दूसरा है आपका गर्मन। ब्राह्मण और गर्मन, यानी कि ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण और गर्मन मतलब श्रमण, यानी कि भिक्षु, बौद्ध भिक्षु वगैरह। इस तरीके से 2 प्रकार से इसने यह किया है। दूसरा, इसमें स्ट्रैबो और डियोडोटस, ध्यान रखिएगा, स्ट्रैबो और डियोडोटस। एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा, जो शिल्पी हैं, शिल्पी या कारीगर जो है, उसके लिए भी टेक्नेटाई शब्द इस्तेमाल किया गया है। क्या कहा गया है? टेक्नेटाई कहा गया है। और इसको कहा गया है कि यह कर मुक्त था।
यह बताया गया है। शिल्पी को क्या कहा गया? टेक्नेटाई, और यह करमुक्त था। एक चीज। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने की जरूरत है वो आपसे और उम्मीद की जा सकती है, डियोडोटस और स्ट्रैबो, इन 7 जातियों को सामूहिक रूप से पता क्या कहते हैं? मेरे। डियोडोटस और स्ट्रैबो, इन 7 जातियों को मेरे कहा है। मेरे कहा, ठीक है ना? मेरे। और इसी को ध्यान रखिएगा, एरियन ने एक जो नाम दिया है वो जेनेया कहा है। इसी को एरियन ने क्या कहा है? जेनेया कहा। तो जेनेया और मेरे ये क्या हैं? ये आपको पता होना चाहिए। टेक्नेटाई ये कौन है? गर्मन किसे कहा गया है? ये वो क्वेश्चंस हैं डियर जो आप लोगों से यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये मैंने कुछ आपको इस सब चीजों के बारे में बात की। अब इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है जाति प्रथा के संदर्भ में। जाति प्रथा, कौटिल्य ने 2 प्रकार की जातियों की चर्चा की है। जातियों की चर्चा की है। बोले कौन कौन सी? नंबर 1 है आपकी वर्ण संकर जातियां। वर्ण संकर जातियां, और ये कौन सी हैं? जो अनुलोम या प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न। अंबस्ट, निषाद, पार्श्व, वैदेहक, सूत इत्यादि ऐसी। और दूसरी जातियां जो उन्होंने व्यावसायिक जातियों की चर्चा की है। व्यावसायिक जातियां, यानी कि जो व्यवसाय है उसी को जाति मान लिया गया। जैसे आपका तंतुवाय, तंतुवाय यानी कि बुनकर, तो बुनकर की जाति। रजक बोले तो धोबी। ऐसी कई सारी जातियों की उन्होंने चर्चा की है। सुनार, उनके बारे में बताया है। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से 2 प्रकार की इनकी जातियों की चर्चा की है। और सबसे बड़ी चीज है कि यह सभी जातियां शूद्र वर्ण का भाग थी। यानी कि अभी आपके ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य ये उपजातियों में विभाजित नहीं हुए थे। ये उपजातियों में विभाजित नहीं हुए। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं इसके बाद में हम लोग यहां हम चर्चा करते हैं आपके किसकी? महिलाओं की स्थिति के लेकर के। महिला स्थिति, बोले कि ये कैसी स्थिति है? इनकी मिली जुली प्रकार की है। मिली जुली प्रकार की है, ना तो हम बहुत ज्यादा अच्छी कह सकते, ना ही बहुत ज्यादा खराब कह सकते। ठीक है ना? यहां पर हम कह सकते हैं कि उनको उच्च वर्ग की जो महिलाएं थीं, उच्च वर्ग की महिलाएं, उनको सीमित अधिकार थे। सीमित अधिकार कैसे? उच्च वर्ग की महिलाओं को अनिष्कासनी कहा गया है। अनिष्कासिनी यानी कि घर से ना निकलने वाली, ठीक है ना? अवगुंठनी कहा है कौटिल्य ने ही। क्या कहा है? अवगुंठनी यानी कि पर्दा करने वाली ये माना गया है।
ठीक है ना। लेकिन ये केवल उच्च वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए ऐसी कोई प्रतिबंध या ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी इस पीरियड में महिलाओं की स्थिति मैंने पहले ही कहा, इन्हें कुछ अधिकार हैं, जैसे देखा जाए तो कुछ शिक्षा का अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार, लेकिन यह भी बहुत ज्यादा नहीं है, सीमित है। उन्हें विवाह का अधिकार है, विवाह का अधिकार बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, उन्हें विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह तथा नियोग प्रथा का अधिकार भी है, नियोग का अधिकार भी है। और नियोग प्रथा ये पहले से चली आ रही थी, यानी कि जिस स्त्री के बेटा या संतान उत्पन्न नहीं हुई है तो वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति के साथ संबंध बना सकती है बच्चे पैदा होने तक, ठीक है ना। इस पीरियड में आपकी विधवाओं को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार भी है, विधवा को स्वतंत्रता का अधिकार भी है, स्वतंत्र जीवन का अधिकार है। इन्हें स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, यानी कि ऐसी विधवाओं को स्वतंत्र जीवन वाली विधवाएं, एक विशेष नाम से इनको जाना जाता था, उसे कहते थे हम क्या नाम है उसका, छंदवासिनी, छंदवासिनी कहते हैं, कहा है, ठीक है ना। और जो कहा जाए कि धनाढ्य विधवाएं थी, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, धनाढ्य विधवाएं, उनकी भी चर्चा की गई है। उनको विशेष अलग नाम से नाम दिया गया है, आढ्य विधवा कहा गया है। आढ्य विधवा इनको नाम दिया गया है। इसके अलावा इस पीरियड में आपके वैश्यावृत्ति है, वैश्यावृत्ति प्रचलित है, वैश्यावृत्ति प्रचलित है, यानी कि इसमें जो वैश्या होती है, वैश्या, उसको कहा गया है रूपा जीवा, ठीक है ना। इसको दूसरा नाम गणिका भी कहा गया है, गणिका। और गणिकाओं के लिए, इनके लिए एक अधिकारी होता था, अधिकारी, उसको कहते थे गणिका अध्यक्ष। यानी कि एक प्रकार से वैश्यावृत्ति राजकीय मान्यता प्राप्त व्यवस्था थी, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन इसी पीरियड में क्या आपके सती प्रथा का कोई साक्ष्य है? सती प्रथा, तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में इसका कोई उल्लेख नहीं है, शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है, भारतीय ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, यूनानी लेखकों ने पश्चिमोत्तर में इसका उल्लेख किया है। इसका उल्लेख किया है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के महिलाओं के संदर्भ में ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तो दास प्रथा को लेकर के, दास प्रथा, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए हैं, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए हैं, ठीक है ना। लेकिन मैगस्थनीज ने मना किया है कि यहां दास प्रथा नहीं थी, जबकि अशोक के 9वें शिलालेख में दासों और भक्तों का उल्लेख है, भक्तों का उल्लेख है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि अशोक के किस अभिलेख में दासों की चर्चा की गई है? अशोक के
किस अभिलेख में दासों की चर्चा की गई है? 9वें शिलालेख में। ओके, क्लियर है। और ये 9 प्रकार के जो दास हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, ये हैं आपके ध्वजाहत, यानी कि जो युद्ध में हार गए हैं उनको बंदी बना लेने वाले, ठीक ना। दूसरे हैं उदरदास, जो अपने खाने पीने के लिए दास बन गए कि भाई जो पेट से कमजोर रहे, खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो भैया तुम मुझे खाना पीना देते रहना, मैं तुम्हारा काम करता रहूंगा, ठीक ना। एक है गृहजात, गृहजात यानी कि दासी द्वारा उत्पन्न, यानी कि दासी पुत्र या पुत्री, गृहजात, ठीक है ना। इसके अलावा दायागत, दायागत जो दान में मिले हैं, दान में मिले, जिनको दान में दे दिया गया, ठीक है ना, दायागत कहते हैं दान वाले। उसके अलावा अब हम कहें तो लब्ध, लब्ध एक है क्रीत, क्रीत खरीदे गए, ठीक है ना। लब्ध दान में, ये दान में है, लेकिन ऊपर वाले जो हैं ये, इसको मैं थोड़ा बता देता हूं। उत्पन्न दायागत जो हैं ये पैतृक संपत्ति में मिले हैं, पैतृक रूप से मिले, यानी कि पिता की संपत्ति के साथ हमको भी वो दान में ऐसे मिले हुए हैं, उन्हें कहा गया। आत्म विक्रयी, जिन्होंने अपने आप को बेच दिया है, आत्म विक्रय, ठीक है ना। 2 और बचे हुए हैं, एक है अहितक और दूसरे हैं दंड प्रणीत। अहितक और दंड प्रणीत। अहितक, अहितक का मतलब है ऋण वाले, जिन्होंने ऋण लिया था नहीं चुका पाए, ऋण वाले। और दंड प्रणीत जिनको दंड मिला है, दंड वाले। इस तरीके से दासों के बारे में आपकी चर्चा की गई है, ठीक है ना। यह है। अब इसके अलावा और आप देखेंगे तो आप कुछ चीजों को और देख सकते हैं। इसमें तो देखिए, आपके संस्कारों में देखा जाए तो शिक्षा है। बाकी देखो, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार तो जैसे पहले चले आ रहे थे वैसे ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शिक्षा के बारे में कहा गया कि यह वर्ण के अनुसार दी जाती थी, वर्णानुसार थी, वर्णानुसार, ठीक ना। मूलतः विषय जो थे, विषय थे धर्म, व्याकरण, ठीक ना। विषय धर्म है, व्याकरण है, अर्थव्यवस्था है, व्रत है, अर्थव्यवस्था और व्रत बोले कि इनकी शिक्षा दी जाती थी। व्रत बोले तो राजनीति, इनकी शिक्षा उनको दी जाती थी। शिक्षा के केंद्र क्या थे इस पीरियड में? केंद्र की चर्चा करें तो आपका तक्षशिला, आपने नाम सुना ही होगा, तक्षशिला, ठीक ना। आपके उसके अलावा उज्जैन, उसके अलावा वाराणसी, ये सभी आपके शिक्षा के बड़े केंद्र माने गए हैं, ठीक है ना। इसमें एक चीज की और चर्चा थी, वो ये है कि क्या इस पीरियड में तकनीक शिक्षा भी दी जाती थी? तकनीक शिक्षा सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तकनीक शिक्षा मूलतः उपलब्ध थी, श्रेणी व्यवस्था वाले लोग ही अपने में अपने लोगों को शिक्षा दिया करते थे, यानी कि ये श्रेणियों के द्वारा दी जाती थी, द्वारा दी जाती थी। तो ये आपके शिक्षा है। बाकी खान पान, मनोरंजन, ये सब पहले की तरह ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना। इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं कि क्या इस पीरियड में मनोरंजन की क्या व्यवस्था है। देखिए, मनोरंजन के लिए कौटिल्य ने और सब लोगों ने खूब चर्चा की है। देखिए, कौटिल्य ने इस पीरियड में
नट नटी यानी कि नर्तक, इसकी चर्चा की है कि गांव-गांव में जाकर के ये खेल दिखाने वाले, नाच गाना करने वाले लोग थे, ठीक है ना। गायक, वादक, ये गांव-गांव जाते थे, घूम फिर के काम करते थे। उसमें उन्होंने प्लवक की चर्चा की है। प्लवक बोले ये कौन है? रस्सी पर खेल दिखाने वाले, जो रस्सी बांध करके खेल दिखाते हैं ना, प्लवक कहा है। इनकी चर्चा की है कि ये भी चलता था। एक है कुशलक, बोले कुशलक, बोले ये कौन है? ये तमाशा दिखाने वाले हैं, तमाम तरह के तमाशा दिखाने वाले, नौटंकी करने वाले, तमाशा करने वाले। इसके अलावा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक और भी चर्चा की है, वह है सौभिक और कुहक। सौभिक और कुहक। कुहक यानी कि जादूगर। ये भी हुआ करते थे जो दूर दराज के क्षेत्रों में घूम करके जनता को जादू का खेल दिखाया करते थे। और ये तो आप जानते हैं सौभिक यानी कि मदारी, जमूरा। आपने मदारी पकड़ लिया, उसने कई सारे जानवर इकट्ठे कर लिए, बस उनका खेल दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये तो सब मिले ही मिले हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज की चर्चा और की गई है, प्रेक्षागृह की भी चर्चा की गई है। प्रेक्षागृह यानी कि रंगशाला, यानी कि जो नाटक दिखाने वाले, यानी कि किसी भी किस्से कहानी को लेकर के नाटक दिखाने की कोशिश करते हैं। रंगशाला, नाचना गाना और उसमें तमाम तरह के अभिनय करना, ये सारी चीजें हुआ करती थी। और प्रेक्षागृह में दो तरह के लोग होते थे। जो पुरुष होते थे वो रंगोपजीवी कहलाते थे, रंगोपजीवी। और जो महिलाएं होती थी, महिलाएं ये रंगोपजीवनी कहलाती थी, जीवनी ये कहलाती थी। तो कुल मिलाकर के ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी चीजें मौर्यकालीन समाज के संदर्भ में आपको मैंने चर्चा की है। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की, आर्थिक गतिविधियों की, जिसमें हम सभी पहलुओं को विस्तृत तौर पर देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप लोगों के पास में कल तक एक बेहतरीन मौका है 7 जनवरी को, जिसमें आप P2I फाउंडेशन बैच, न्यू ईयर बैच हिंदी माध्यम में ज्वाइन कर सकते हैं 2026 और 2027 दोनों के लिए, ठीक है ना। और इसमें MK लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, जिसमें मेरी गाइडेंस तो रहेगी, साथ के साथ आपको SIP यानी प्री की सेपरेट क्लासेस और टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, पर्सनल आपको एक मेंटर मिलेगा जो आपके किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए आपके साथ काम करेगा, यस। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है और सिलेक्शन किट, यानी कि इसमें सभी महत्वपूर्ण किताबें, मटेरियल और सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आपको कुछ और मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सिलेक्शन किट की कीमत ही 10,000 से ज्यादा की है। तो दोस्तों, घर बैठे 2 साल 2.5 साल की वैलिडिटी है, ये 3 साल की वैलिडिटी वाला कोर्स है। घर बैठे के तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। कोई भी बात होती है, कोई भी चीज है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, जहां पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये टेलीग्राम बारकोड के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लेकिन हाँ, कोर्स परचेज करते समय MK लाइव कोड जरूर इस्तेमाल करना। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।